नमस्कार, शाम के 7 बज गए। आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और मैं हाजिर हूं देश की तमाम अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको अहम खबरें बता दें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ई क्रांति लाने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। अब अस्पताल से लेकर गांव की पंचायत तक और आपके दस्तावेजों से लेकर लॉकर तक सब कुछ इंटरनेट पर होगा। सुषमा स्वराज विवाद में एक नया खुलासा हुआ है। इसी साल 15 अप्रैल को ललित मोदी ने सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को पिता की कंपनी में डायरेक्टर बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। उधर ललित मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीजेपी नेता वरुण गांधी को भी लपेटे में ले लिया। वरुण गांधी ने मानी ललित मोदी से मुलाकात की बात, लेकिन सोनिया ने मध्यस्थता कराने के आरोप से इनकार कर दिया है। उधर दार्जिलिंग के भूस्खलन में मरने वालों की तादाद अब 38 हो गई है। परिजनों के लिए 8 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना हो चुका है। ये लोग आज रात पहुंचेंगे और कल बाबा बर्फानी के पहले दर्शन होंगे। उधर एक बहुत ही प्रेरणादायक खबर है। प्रशासन और सरकार ने जब अनदेखी की तो सिरसा के गांव में लोगों ने 1 करोड़ की लागत से खुद ही पुल का निर्माण कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। देश के बहुप्रतीक्षित डिजिटल इंडिया अभियान का आज आगाज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत डिजिटल इंडिया पोर्टल, मोबाइल ऐप, माईगॉव मोबाइल ऐप, स्वच्छ भारत मिशन ऐप और आधार मोबाइल अपडेट ऐप जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और इसके माध्यम से लोग पहली बार सरकार से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय करते हैं कि कृपया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर करें। जी हाँ, अब और डिजिटल बनेगा इंडिया, क्योंकि भारत के हर गांव, हर शहर को इंटरनेट से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया लॉन्च हो गई है। इसके साथ ही तमाम डिजिटल सेवा सुविधाएं शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने EDF पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ ही डिजिटल इंडिया बुक को भी लॉन्च किया। डिजिटल इंडिया वीक के दौरान अरबों डॉलर के निवेश की संभावना जताई जा रही है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है समृद्ध भारत, इसका सार है साक्षर भारत। इसके दम पर सशक्त भारत का निर्माण होगा। 10,000 लोग इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम के गवाह बने। इस मौके पर पीएम मोदी जहां भारत के डिजिटाइजेशन के बारे में सरकार का खाका रखा, वहीं उद्योग की हस्तियों ने डिजिटल क्रांति को आम लोगों तक पहुंचाने के बारे में अपनी सोच भी बताई। ई गवर्नेंस सामान्य मानवी की जो शासकीय सेवाओं के जो उसका हक है, उसको प्राप्त करने के लिए उत्तम से उत्तम मार्ग है। और डिजिटल इंडिया अभियान के लॉन्च के इस मौके पर आज कई बड़े व्यवसायी मौजूद थे। कार्यक्रम में बोलते हुए उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ही हमारी प्रेरणा है और साथ ही उन्होंने डिजिटल इंडिया क्षेत्र में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा भी की। Reliance will invest over 250,000 crores across the digital India pillars. Firstly, in terms of infrastructure, we are rolling out an all IP next generation wireless broadband infrastructure across all 29 states in India, and this will be amongst the best in the world. Secondly, Jio is setting up a nationwide distribution network that will enable over 150,000 small electronic retailers to sell and service smartphones and internet devices. Thirdly, Jio is working with leading device manufacturers, encouraging them to make in India smartphones and internet devices at an affordable price. We will give them an assured offtake through our retail system. Fourthly, we are committed to make necessary investments and strongly partner with central and state governments in the area of e-governance, digital education, digital healthcare, smart cities, and rural digital services. Finally, we are creating a Jio Digital India Startup Fund and entrepreneurship hubs in key cities and towns. Our intent is to provide a platform for young Indians who want to create digital businesses of the future. I estimate
that Reliance's Digital India investments will create employment for over 5 lakh people. और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में टाटा सन्स की भी बड़ी भागीदारी होगी। टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने कहा कि टीसीएस इस साल 60,000 लोगों को नौकरी देगी। इससे सरकारी सेवाओं को भी रफ्तार मिलेगी। TCS today employs over 300,000 people in the digital world. We hope to recruit an additional 60,000 people within this year. Tata Communications has one of the world's largest and most advanced global subsea and terrestrial networks covering 700,000 kilometers and encircling the globe more than 17 times. और अब खबर दिल्ली की। दिल्ली में वैट को 30% करने का बिल पास हो गया है। इसके खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस और आम आदमी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन वैट की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ है। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल का पुतला भी फूंका। दरअसल कल दिल्ली कैबिनेट ने वैट की दरों में संशोधन का प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसके बाद अब सरकार जब चाहे दर्जन भर चीजों के दाम 30% तक बढ़ा सकती है। जाहिर है इसका सीधा असर महंगाई की मार झेल रही जनता पर पड़ेगा। इसके बाद हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रहे हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द नकारा जाए और इस बिल को खत्म किया जाए। जिस तरीके से वैट का बिल उन्होंने पास किया है अपने आप पूरे विरोध में, जिसकी बहस नहीं होने दी, और उसके बाद इस वैट के कारण इसके स्लैब को 20% से 30% बढ़ाया है, और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ेगा वो पीएनजी, सीएनजी, पेट्रोल और डीजल, और लगभग 5-7 रुपए की इंक्रीज इसके ऊपर होगी। दूसरी तरफ आम आदमी सेना के कार्यकर्ताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बिजली बिल के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली काटने की कोशिश की। बता दें कि सीएम का बिजली बिल 1 लाख से ऊपर आने के मामले में प्रदर्शन था। और अब खबर ललित मोदी से जुड़ी हुई, जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। रोज कोई ना कोई खुलासा करते हैं जिसकी वजह से वो फिर खबरों में छाए रहते हैं। इस बार ललित मोदी ने सोनिया गांधी और वरुण गांधी पर निशाना साधा है और साथ ही सोनिया गांधी पर विवाद सुलझाने के लिए 360 करोड़ रुपए मांगने का आरोप भी लगाया है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी एक के बाद एक देश के राजनेताओं को अपने साथ लपेटते जा रहे हैं। उनके साथ संबंधों को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहले से ही मुसीबत में हैं, और अब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और बीजेपी नेता वरुण गांधी को भी विवादों में लपेट लिया है। मंगलवार देर रात ट्वीट कर ललित मोदी ने दावा किया कि तमाम विवाद को निपटाने में मदद करने के लिए वरुण गांधी ने लंदन में उनसे मुलाकात की थी और ये भी कहा था कि आंटी ने $60 मिलियन यानी करीब 360 करोड़ रुपए मांगे हैं। ललित मोदी ने ट्वीट में ये भी लिखा है कि जिस आंटी की वो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है। ललित मोदी ने वरुण से ट्वीट पर सवाल भी पूछा, क्या वो इससे इनकार कर सकते हैं? मुझे लगता है वो इनकार ही करेंगे। वरुण गांधी जी, कृपया दुनिया को बता दीजिए कि आपने क्या कहा, कि आपकी आंटी क्या चाहती हैं। इस मुलाकात के गवाह दुनिया भर के मशहूर हमारे ज्योतिष दोस्त भी हैं। वरुण गांधी, आप इस बात की भी सफाई दीजिए कि जब आप लंदन में रिट्ज होटल में रुके थे तब आप मेरे घर में आए थे या नहीं। और ललित मोदी के इन सनसनीखेज आरोपों के बाद बीजेपी नेता वरुण गांधी ने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को साफ साफ खारिज कर दिया है। ललित मोदी के ट्विटर बम के घायल वरुण को सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ललित मोदी के आरोप पर वरुण गांधी ने IBN7 से बातचीत में माना कि उनकी लंदन में ललित मोदी से मुलाकात हुई थी। वरुण गांधी ने कहा कि ललित मोदी से उनकी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। वरुण के मुताबिक ये आरोप बेबुनियाद हैं कि मैं ललित मोदी से मध्यस्थता करने के लिए मिला था। ललित मोदी से मेरी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी और उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। बता दें कि वरुण गांधी अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में गए थे और ललित मोदी वहां पहले से मौजूद थे। वरुण गांधी ने कहा कि इसी दौरान ललित मोदी ने उनसे घर चलकर चाय पीने को कहा। वरुण के मुताबिक ललित मोदी से उनकी मुलाकात करीब 30-40 मिनट तक हुई और इसके बाद वो ललित के संपर्क में नहीं आए। वहीं कांग्रेस ने सोनिया को लेकर ललित मोदी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ध्यान बटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मिलके और ध्यान बटाने के लिए इस तरह के ट्वीट उन्होंने किए हैं और मैं एक सिरे से उसको खारिज करता हूं।
और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनका परिवार एक बार फिर सवालों के घेरे में है और इस बार भी आरोपों का जन ललित मोदी के पिटारे से ही निकला है। अब ताज़ा आरोप ये लग रहे हैं कि इसी साल 15 अप्रैल को अपनी कंपनी इंडोफिल इंडस्ट्री में अतिरिक्त निदेशक बनाने का उन्होंने ऑफर दिया था सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को। हालांकि कंपनी के सीएमडी और ललित मोदी के पिता के मोदी का कहना है कि ललित ने यह प्रस्ताव खुद ही वापस ले लिया था और बीजेपी कहती है कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। IBN 7 के पास एक मेल है जो 15 अप्रैल 2015 को ललित मोदी ने लिखा था। इंडोफिल इंडस्ट्री के कंपनी सेक्रेटरी को लिखे ईमेल में ललित मोदी ने सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को अतिरिक्त निदेशक बनाने की सिफारिश की है। ये भी बता दें कि इंडोफिल इंडस्ट्री के सीएमडी ललित मोदी के पिता के मोदी हैं। यानी एक तरफ जहां सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को वीजा दिलाने में मदद की, वहीं दूसरी तरफ ललित मोदी ने सुषमा के पति स्वराज कौशल को अपने पिता की कंपनी में डायरेक्टर बनाने की सिफारिश की। बहरहाल सुषमा के पति स्वराज कौशल को इंडोफिल का अतिरिक्त निदेशक नहीं बनाया गया। ललित मोदी के पिता और कंपनी के सीएमडी के मोदी का कहना है कि ललित ने खुद ही ये प्रस्ताव वापस ले लिया। He gave a proposal कि Mr. Kaushal be appointed a director of the company as a alternate director, so he can be present in the meeting in shape of alternate director, which Lalit Modi withdrew. भले ही स्वराज कौशल इंडोफिल कंपनी के निदेशक नहीं बनाए गए, लेकिन विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। झूठ के ऊपर झूठ इस देश की जनता पे लादा जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री एक मौन आसन में बैठे हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है इस देश की कि इतने ज्यादा स्पष्ट तथ्यों के बावजूद इस प्रकार का एक खेल खेला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विकिपीडिया पेज पर उनके धर्म को लेकर एडिटिंग करने का एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने एक हैकर के जरिए जानकारियों को बदलने की कोशिश की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े विकिपीडिया पेजों को केंद्र सरकार की आईपी एड्रेस से बदला गया। नेहरू के पेज पर 26 जून को कुछ एडिट किया गया था, जिसमें नेहरू परिवार को मुसलमान बताने की कोशिश की गई। इसमें नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू के बारे में जोड़ा गया कि वो मुस्लिम थे। ये एडिट एक ही आईपी एड्रेस से किया गया था और वेरिफिकेशन में ये आईपी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से जुड़ा हुआ मिला। एक हैकर के द्वारा विकिपीडिया के पेजेस को बदलकर उनको मुस्लिम दिखाने का एक घिनौना प्रयास किया गया। हंगामा बढ़ने के बाद गलत जानकारी को दुरुस्त कर दिया गया था। बाद में इस जानकारी को विकिपीडिया से डिलीट कर दिया गया। आप देख रहे हैं देश दिन भर और एक दर्दनाक दुखद खबर दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग में जो मंगलवार रात भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, उनमें कम से कम 38 लोगों के मारे जाने की खबर है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियांग में 25 भूस्खलनों की सूचना मिली है। राहत और बचाव का काम जारी है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। कुदरत जब अपने पर आती है तो इंसान उसके सामने बौना साबित हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ दार्जिलिंग में, जहां भारी बारिश से जमीन खिसक गई। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुर्सियांग में कई जगहों पर जमीन खिसकने से नुकसान हुआ है। कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और मिरिक से 10 शव बरामद किए गए हैं। जमीन खिसकने से नेशनल हाईवे 10 और 55 को काफी नुकसान पहुंचा है। दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच सड़क और फोन संपर्क टूट गया है। इसके अलावा कालिम्पोंग में 15 लोगों के लापता होने की भी रिपोर्ट मिली है। सिलीगुड़ी, मतिगर और दार्जिलिंग को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 55 विशेष रूप से मिरिक और रोहड़ी इलाकों में क्षतिग्रस्त हो गया है। जो ब्रिज बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी मीन टाइम जो डाइवर्सन है वो इसके लिए वो लोग कर रहे हैं और आर्मी से भी अभी आर्मी लोग आए हैं तो आर्मी लोग भी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। मोंगपोंग और सेवो के कालीबाड़ी के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन हुए हैं और लोग इन स्थानों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर फंसे हुए हैं। बीआरओ के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को यातायात के लिए आंशिक रूप से साफ कर दिया गया है। और अब बात व्यापम घोटाले की, जिसमें एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। एक और खुलासा हुआ है। सड़क हादसे में मारे गए व्यापम के आरोपी के परिवार ने उस आरोपी की मौत की जांच की मांग की है। होशंगाबाद में रहने वाले सागर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले अंशुल सचान की 5 साल पहले सड़क हादसे में मौत हुई थी और परिवार का ये कहना है कि इस मौत की जाँच कराई जाए।
2010 में एक सड़क हादसे में अंशुल की मौत को परिवार ने स्वाभाविक मान लिया था, लेकिन वर्तमान व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की लगातार मौत से अंशुल के परिवार का शक गहराता जा रहा है कि कहीं अंशुल की मौत के पीछे भी कोई साजिश तो नहीं थी। गौरतलब है कि अंशुल सचान की मौत 5 साल पहले एक सड़क हादसे में हुई थी। होशंगाबाद का रहने वाला अंशुल सचान सागर में मेडिकल कॉलेज का छात्र था। इसी हादसे में अंशुल के साथ उसके 2 दोस्तों की भी मौत हुई थी। तीनों लड़के मौत के बाद व्यापम में आरोपी बनकर सामने आए थे, इसलिए अब परिवार इस सड़क हादसे की उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर रहा है। अभी की परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब ये घोटाला इतना बड़ा हो गया है कि अब लगता है कि शायद ये एक्सीडेंटल डेथ थी या हत्या करवाई गई, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम इसमें जांच की मांग करते हैं। इसी मामले से जुड़ी पूछताछ के लिए 2 दिन पहले अंशुल के घर पुलिस भी पहुंची थी, जिस दौरान परिजनों ने उसकी मौत पर अब आशंका जताई है। क्या कारण है कि एक प्रकरण में आप ही की अगर बात मान लें तो 25 लोग कैसे चले गए? जो आरोपी हैं, जो गवाह हैं, कैसे चले गए? उसकी जांच तो होना चाहिए। और खबर बिहार से, मोकामा के विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2014 के एक अपहरण कांड में गिरफ्तार अनंत सिंह अब बाढ़ के चर्चित पुटूस हत्याकांड के भी नामजद आरोपी बन गए और इसके अलावा 24 जून को उनके घर पर चले सर्च अभियान में उन पर आर्म्स एक्ट के तहत पहले ही केस दर्ज किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कल तक जिस अनंत सिंह पर हाथ डालने में पुलिस हिचकिचाती थी, आज उसी अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस इतनी तेजी क्यों दिखा रही है? मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह लगातार कानून के शिकंजे में कसते जा रहे हैं। अनंत सिंह के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। पटना सिविल कोर्ट ने संजय सिंह हत्याकांड मामले में अनंत सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया है। बता दें कि संजय सिंह विवेक पहलवान का भाई है। इसके अलावा बेउर थाने के अभय सिंह हत्याकांड में भी अनंत सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट मिला है। बेटा के राजू अपहरण कांड में गिरफ्तार विधायक चर्चित पुटूस हत्याकांड में भी आरोपी करार दिए गए हैं। पटना पुलिस को पुटूस हत्याकांड के अनुसंधान के दौरान कई ऐसे अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिससे पुटूस हत्याकांड में भी विधायक की संलिप्तता सामने आई है। पिछले 24 जून को आवास पर हुई छापेमारी के बाद उन पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कराया जा चुका है और अब पुलिस ऐसे मामलों को लेकर विधायक को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी हुई है। पूर्व में बाढ़ थाना क्षेत्र में हत्या का मुकदमा चल रहा था, जिसमें अनंत कुमार सिंह माननीय विधायक की संलिप्तता भी प्रकाश में आई है। उसी केस में टोटल कुल मिलाकर के 13 लोगों की संलिप्तता आई है, जिसमें 5 लोगों का नाम पूर्व से ही FIR में दर्ज था। वैसे भी चुनावी साल में अनंत प्रकरण को लेकर एक और जहां सरकार की साख पर दांव है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मसले पर सियासत करने से गुरेज नहीं कर रहा। और खबर हरियाणा से, जहां हमेशा की तरह जैसे हर जगह होता है कि नेता चुनावी वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद वादों को ताक पर रख दिया जाता है। पनिहारी गांव के ग्रामीण नेताओं के बहुत सारे वादों पर विश्वास करते रहे। घग्गर नदी से सटे गांव के लोग बहुत सालों से एक पुल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब इतने सालों से वो वादे पूरे नहीं हुए तो हार कर गांव के लोगों ने नेताओं के वायदों को दरकिनार कर खुद ब खुद पुल निर्माण का काम करने की ठान ली और वो काम अब पूरा होने को भी है। जो काम सरकारें नहीं करती वो काम जनता कर देती है। सही सुना आपने, सिरसा का ये गांव सरकार भरोसे नहीं है। 9 गांवों ने मिलकर खुद ही पुल का निर्माण कर डाला है। दरअसल सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी पर सटे करीब 30 से 35 गांव के लोग पिछले 3 दशकों से घग्गर के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए नदी के ऊपर से पुल बनाने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होती देख आखिरकार गाँव वालों ने खुद इस पुल का निर्माण करने की ठान ली। घग्गर नदी से सटे 9 गाँव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और पुल का शिलान्यास 13 अप्रैल 2014 को कर दिया गया। 14 महीने पहले शुरू हुए इस पुल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। इस पुल का निर्माण सभी जनता ने किया है, तो जो इसका उद्घाटन है वो भी आम जनता के द्वारा किया जाएगा। इस पुल की जो आधारशिला है वो बाबा ब्रह्मदास ने रखी थी, तो हमारा कमेटी का विचार है कि उसका जो उद्घाटन है वो भी बाबा ब्रह्मदास ही करवाएंगे। इसके निर्माण पर अब तक 95 लाख रुपए की लागत आ चुकी है और गाँव की पंचायतों ने करीब 1 करोड़ रुपए चंदा एकत्रित किया हुआ है। इस निर्माण के बाद अब गांव वाले सिरसा जाने के लिए 40 किलोमीटर का सफर 10 किलोमीटर में तय कर पाएंगे। वाकई एक अच्छी सीख दी है नेताओं को इन ग्रामीणों ने। बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। हिंदू दर्शन में अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा गया है। 1280 यात्रियों का पहला जत्था जो आज सुबह जम्मू से निकला, वो नुनवान और बालटाल बेस कैंप में शाम तक पहुंच जाएगा और कल यानी 2 जुलाई से अमरनाथ यात्रा दोनों रास्तों बालटाल और पहलगाम से शुरू होगी, जो श्रावण पूर्णिमा यानी 29 अगस्त तक चलेगी।
दीवाने भक्तों के जत्थे निकल पड़े हैं बाबा के दर्शन को। अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे के पहुंचने से पहले नुनवान बेस कैंप पहलगाम में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आधार शिविर में सीआरपीएफ ने कमान संभाली है, तो कैंप के साथ वाले सभी इलाके जो तवी नदी से सटे हैं वहां पर कई पोस्ट बनाई गई हैं। पूरे रास्ते आपको सुरक्षा बलों के जवान निगरानी में नजर आएंगे। यही नहीं, यात्रियों के लिए तैनात सुरक्षा बल कठिन परिस्थितियों के बावजूद पवित्र गुफा तक का रास्ता बनाने का भी काम करते हैं। मेरी छुट्टियां चल रही हैं, सो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ वेकेशन मनाने आई हूँ। यात्रा 2 महीने तक चलेगी। इस दौरान हिमलिंग अपना आकार बदलता रहता है, इसलिए भक्त जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेना चाहते हैं। इस बार बाबा के पवित्र शिवलिंग की ऊंचाई पिछले कुछ सालों के मुकाबले ज्यादा है। बीते सालों में हिमलिंग औसतन 10 से 11 फीट का ही होता था, लेकिन इस बार वो 13 फीट का है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार यात्रा के आखिरी चरण तक बाबा के हिमलिंग का अस्तित्व बना रहेगा। चलिए, तो इसी के साथ आज देश दिन भर में इतना